Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to talk about abnormal colligative properties. ये टॉपिक क्लास 12 के बच्चों के लिए है, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एटलीस्ट वन न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस टॉपिक यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जामिनेशंस. ऐसा प्रीवियस ट्रेंड को देख के मैं बोल रहा हूँ. ओके, सो इसका पूरा एडवांटेज लेने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. देखिए, सबसे पहला चीज क्या है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब आपने पढ़ा तो आपने ये देखा है क्या कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है. इजंट इट राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स चेंज हुआ तो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होने वाला है, चेंज होने वाले हैं. ओके, सो आप ये सोच रहे हो कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स चेंज हो सकता है. यस, ऐसा होता है और उसके लिए अपने पास क्या है, देयर आर टू वेज जिसमें हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं. कहीं पे इंक्रीज हो रहा है पार्टिकल और कहीं पे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो इन दोनों केसेस में हम देखेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू राइज करता है, फॉल करता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता है. कैसे करता है, ओके, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. सो देखिए, जो फर्स्ट वे है जिससे आपका नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स चेंज होगा वो क्या है, डिसोसिएशन. इसमें क्या होता है कि मान लो कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, चाहे वो KCl हो सकता है, NaCl हो सकता है, MgSO4 हो सकता है, ठीक है, KCl राइट, NaCl, MgSO4 या फिर आपका K2SO4. ठीक है, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. क्या होगा बेसिकली, जैसे ही आप इसको एक्वा सॉल्यूशंस में लेके जाओगे, डिजॉल्व करोगे वाटर में, तो क्या होगा कि आयनाइजेशन होगा और आयनाइज्ड होने के बाद क्या होगा कि इसके पॉजिटिव आयंस और इसके नेगेटिव आयंस क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 1 मोल ऑफ सोल्यूट लिया था, नाउ आपके पास क्या है, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट आ रहा है KCl के केस में, किसी में आपको 3 भी मिलेगा. इसका मतलब क्या हुआ फाइनली कि जो पहले आयनाइजेशन के पहले नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स था वो 1 है और अब जाके जब वो आयनाइज्ड हुआ, आयंस में कन्वर्ट हुआ, ओके, तब आपका क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो क्या हुआ, बेसिकली इंक्रीज हो गया. सो डिसोसिएशन में क्या होता है, पार्टिकल्स के नंबर इंक्रीज कर जाते हैं. इसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं, देखो आप, जब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इंक्रीज हुआ इसका मतलब क्या होगा कि आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ऑल राइट, ओके. सो इसके बाद जो दूसरा तरीका है जिससे आपका नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स चेंज होगा वो क्या है, डी एसोसिएशन के बाद एसोसिएशन. एसोसिएशन का मतलब क्या होगा कि आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं और वो फाइनली क्या हो रहा है, एक जाइंट पार्टिकल्स बना दे रहा है. देखो यहाँ पे, लेट अस सपोज यू हैव 2 or more molecules ऑफ सॉल्यूट और एसोसिएट होने के बाद, कंबाइन होने के बाद दे आर फॉर्मिंग अ सिंगल जाइंट पार्टिकल. यहाँ पे आप देखो CH3CeOH, COOH, राइट, दैट इज एसिटिक एसिड, है ना. इसके 2 मॉलिक्यूल्स मैंने लिए हैं. देखिए क्या कर रही है बेसिकली, ये दोनों बेसिकली क्या किए, एसोसिएट हो गया और एसोसिएट होने के बाद क्या हो रहा है, दे आर बेसिकली फॉर्मिंग अ डाइमर, एक बड़ा सा पार्टिकल बना दिया. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पहले 2 मॉलिक्यूल्स था और फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मॉलिक्यूल आ रहा है. सो एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गया. सो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा. एसोसिएशन में डिक्रीज कर रहा है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रहा है. डिसोसिएशन में क्या हुआ था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहा था, इसके वजह से आपका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा है. ऑलराइट right. इसी को हम लोग और भी डिटेल्स में समझते हैं. पहले देखो, जब आप नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के वैल्यू की बात करते हैं तो वो नॉर्मली डिपेंड करता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स कितना है. लेकिन जब आप अब नॉर्मल वैल्यू की बात कर रहे हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, तब क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, बट आपको ध्यान देना है आयनाइजेशन और एसोसिएशन, जिसको मैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन कह रहा हूँ. सो यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर आयनाइजेशन, डिसोसिएशन के बाद आपके सॉल्यूट ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं,
उस पे आपका डिपेंड करेगा एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। या फिर एसोसिएशंस के बाद कितने हैं, यहाँ पे देखो प्रीवियस केस में अगर आप देखोगे प्रीवियस केस में क्या हो रहा है बेसिकली, इस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हुए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हुआ, और अगर इसके पहले बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हुआ। सो व्हाट इज हैपनिंग, एक जगह पे इंक्रीज कर रहा है, एक जगह पे डिक्रीज कर रहा है, राइट। सो हम लोग कंक्लूजन वाइज एक एक करके समझेंगे कि बेसिकली हो क्या रहा है। एसोसिएशंस में देखो क्या हो रहा है, डिसोसिएशन में, डी एसोसिएशंस में, डिसोसिएशन जिसको आप कह रहे हो, उसमें क्या हो रहा है आपका, उसमें नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहा है, राइट। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, लेट मी राइट, इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इंक्रीज होने से क्या होगा, मेरे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यू भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज करेगी। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अबनॉर्मली हाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा, आपने ये चीज सीखा हुआ है क्या कि जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो मोलर मास ऑफ सॉलिड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, अगर आप डेल्टा टीबी की बात करो तो ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, इजंट इट। अगर आप डेल्टा टीएफ की बात करो तो इस केस में भी क्या है कि आपका जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। इसी वजह से ये स्टेटमेंट लिखा है मैंने, ठीक है। या फिर आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ले लो, या फिर आप ऑस्मोटिक प्रेशर ले लो, सब जगह पे इन ऑल द 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़े हैं, वहां पे क्या देखोगे कि जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है ना, और जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है, तो क्या होगा, मोलर मास क्या होगा सॉल्यूट का, कम हो जाएगा। सो इसी वजह से यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एबनॉर्मली लो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ऑब्जर्व क्यों, ये नॉर्मल वैल्यू नहीं है, अब ये एब्जॉर्ब्ड है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। बेसिकली पार्टिकल्स राइज कर रहा है पर उसका मोलर मास कम हो जा रहा है, ओके। सो डिसोसिएशन में क्या है, लो मोलर मास, एबनॉर्मली लो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऑलराइट। सो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं कि जो मोलर मास है किसका, सॉल्यूट का, अब नॉर्मली जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है, राइट। कंपेयर कर रहा हूं किससे, नॉर्मल वैल्यू से। सो इसको भी आप लिख लो अपने नोटबुक में, ऑलराइट। ये बहुत काम आएगा, अभी जाके मैं आई का वैल्यू आपको बताऊंगा तब ये काम आएगा। नेक्स्ट, सो वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब भी आपका सॉल्यूट का डी एसोसिएशन होगा तो बेसिकली सॉल्यूट आपका आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी वजह से क्या आ रहा है कि जो आपका मोलर मास है ना, एक्सपेरिमेंटली जो आपका मोलर मास है जिसको अपन ऑब्जर्व्ड मोलर मास कह रहे हैं, वो क्या होगा, लेसर होगा एज कंपेयर टू द ट्रू वैल्यू या फिर नॉर्मल वैल्यू, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ऑलराइट। नेक्स्ट, अब एसोसिएशंस में क्या क्या कंक्लूजन है, एसोसिएशंस में क्या होता है बताओ आप, यहाँ पे लिख देता हूँ, एसोसिएशंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर जाते हैं जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर जाते हैं। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज करेगा इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ, उसका वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसी वजह से मैंने क्या लिखा है, एबनॉर्मली लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया था क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, तो यहाँ पे लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू आ रही है तो मोलर मास क्या आएगा, ज्यादा आएगा एबनॉर्मल वाला। सो एबनॉर्मली हाई ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, या फिर जिसको आप मोलर मास कहते हो, राइट।
सो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ये लिखना है कि जो मोलर मास है किसका, सॉल्यूट का, एबनॉर्मली जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, हाइयर आ रहा है। ग्रेटर देन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नॉर्मल वैल्यूज। यहाँ पे लेस था, यहाँ पे ग्रेटर है। ऑलराइट, अभी देखो, अब हम लोग क्या आ रहे हैं, उस फैक्टर्स को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रहा है, एसोसिएशन डी एसोसिएशन हो रहा है ना। तो वो फैक्टर क्या है, वो आई है जो इन एसोसिएशन और डी एसोसिएशन को क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट करने वाला है। सो देखिए, हम लोग यहाँ पे रेशियो पढ़ने वाले हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका जो रेशियो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेंट ऑफ फैक्टर। इस वेंट ऑफ फैक्टर को अपन दो तीन और तरीके से लिख सकते हैं। देखो, पहला तो ये हो गया, ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आपको क्वेश्चन में अगर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू दिया है और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू दिया, तो दोनों का जो रेशियो लोगे वो क्या देगा आपको, बेसिकली वेंट ऑफ फैक्टर देगा। राइट, आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो दिस फॉर्मूला इज आल्सो करेक्ट। ऑलराइट, और जो थर्ड वाला है ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप सोचोगे कि सर इधर तक तो एबनॉर्मल न्यूमरेटर में आ रहा था, अभी यहाँ पे एबनॉर्मल क्या किया आपने, डिनोमिनेटर में लेके आ गए, क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ मोलर मास का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ठीक है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। लास्ट स्लाइड में भी मैंने डिस्कस किया, इसी वजह से क्या रहा है कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी न्यूमरेटर में था, तो एबनॉर्मल मोलर मास कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, नॉर्मल कॉलिगेटिव यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। सो कंफ्यूज नहीं होना फॉर्मूला में। ओके, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास क्या देगा आपको, वैल्यू ऑफ आई देगा। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ऑलराइट, अब एक और फॉर्मूला है, मैंने आपको बोला ना कि तीन चार है, यहाँ पे 3 हो गए और एक लास्ट ये वाला है। क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यहाँ पे देखो केसीएल है, केसीएल डी एसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, राइट। तो कितने पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स आया यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, डी एसोसिएशन में 1 + 1 दैट इज 2। सो यहाँ पे क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है। सो यहाँ पे कितना आया, 2 आया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, बिफोर कितना है, जब ये डिसोसिएट नहीं हुआ है तब कितने मोल्स हैं इसके, इसके मोल्स 1 है। तो आई का वैल्यू कितना आ गया, सॉल्व करो, 2/1 दैट इज 2। सो इस फॉर्मूले से भी आप आई फाइंड कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। ऑलराइट, सो हमने ये बात कर लिया कि आई क्या है, आई को हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं, ठीक है। और वेंट ऑफ फैक्टर क्यों यूज किया जा रहा है, जो एसोसिएशन डी एसोसिएशन हो रहा है उसको हम लोग अकाउंट कर सके अपने कैलकुलेशंस में। ऑलराइट, नेक्स्ट, दिस वन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। अभी तक जो आपने प्रीवियसली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा है उसके टर्म्स में मुझे आई बताओ। अभी तक तो यहाँ समझ आ रहा है, ठीक है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव, ठीक है, ये समझता है, लेकिन जो हमने पढ़ा है उसके टर्म्स में बताइए। तो देखो, डेल्टा टी भी क्या है आपका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि आप यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी बी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी बी नॉर्मल। ये एबनॉर्मल वाला है, ये नॉर्मल वाला है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा टी बी एबनॉर्मल अपॉन
डेल्टा टी भी नॉर्मल। जो नॉर्मल वैल्यू है वो और जो एबनॉर्मल वैल्यू है जो दोनों का रेशियो ले लो, आपका आई आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप डेल्टा टी एफ लिखते हो, ओके, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टी एफ नॉर्मल, ओके। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ले रहे हो, रिलेटिव नहीं बोला मैंने, यहाँ पे लोअरिंग बोल रहा हूँ, सो डेल्टा पी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा पी नॉर्मल, ऑलराइट। सो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, आई का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, डिपेंड कि आपको क्या दिया है क्वेश्चंस में। अभी देखो, अब ये इंपॉर्टेंट आ गया, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो 2-3 स्लाइड आएंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंसंट्रेट कीजिएगा। डी डिसोसिएशंस में क्या हो रहा था बताओ, डिसोसिएशंस में क्या हुआ, आपने ये पढ़ा राइट, क्या कि जो मोलर मास है सॉल्यूट का एबनॉर्मली, डिसोसिएशंस में क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा तो मोलर मास क्या हुआ, घट गया। सो हम क्या बोल रहे थे कि जो एबनॉर्मल वाला है वो क्या है, छोटा है, और जो नॉर्मल वाला है वो क्या है, वो बड़ा है। ठीक है, सो यहाँ पे रेशियो देखो, आई आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, अभी रेशियो क्या देख रहे अपन कि नॉर्मल वाला जो बड़ा वैल्यू है वो कहाँ पे है, न्यूमरेटर पे, और जो छोटा वैल्यू है वो कहाँ पे है, वो डिनोमिनेटर पे है। अब मुझे बताओ, एक बड़ी वैल्यू अपॉन एक छोटी वैल्यू क्या आती है, हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है कि नहीं। देखो यहाँ पे इसको डिवाइड करो, 1.5 आएगा, कोई और भी ले लो, 5/3 ले लो, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। कुछ और भी ले सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, 4/2 ले लो, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मतलब बड़ी वैल्यू अपॉन छोटी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1, इसलिए डिसोसिएशन में आई की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, ऑलराइट। सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ तक ठीक है। इसका मतलब दिस रेशियो इज बेसिकली ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, ये वाला टर्म उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि जो नॉर्मल मोलर मास है वो क्या है, बड़ा है, दैट इज ग्रेटर देन एबनॉर्मल मोलर मास। इसी को मैंने यहाँ पे वर्ड में लिख दिया है कि जब आपका डी एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तब एबनॉर्मल मोलर मास जो है, जिसको आप ऑब्जर्व्ड मोलर मास भी कहते हैं, वो क्या है, लेस देन है, किसके कंपैरिजन में, नॉर्मल मोलर मास के कंपैरिजन में, ऑलराइट। अब हम लोग बात करेंगे एसोसिएशंस में। एसोसिएशंस में क्या हो रहा है बताइए, एसोसिएशंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट रहे, तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या हो रहा है, बेसिकली बढ़ रहा है। सो हमने लिखा वहां पे, क्या लिखा प्रीवियसली, हमने ये लिखा कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो एबनॉर्मली आ रहा है, दैट इज ग्रेटर देन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो नॉर्मल वैल्यूज है। ठीक है, रेशियो देखो यहाँ पे, जो बड़ा वैल्यू है वो कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में, और जो छोटा वैल्यू है वो कहाँ पे है, न्यूमरेटर में। मुझे बताइए, अगर एक छोटी वैल्यू न्यूमरेटर में है और एक बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में है, तो क्या आएगा, इट इज ऑलवेज लेस देन 1, इजंट इट, हमेशा लेस देन 1 आएगा। सो आई का वैल्यू क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन में लेस देन 1, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेट अस इरेज दिस पार्ट, ऑलराइट। इसका मतलब क्या हुआ, दिस रेशियो इज बेसिकली लेस देन 1। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, इसको इधर ले जाओ, तो नॉर्मल मोलर मास जो है वो क्या है, छोटा है, और अब नॉर्मल मोलर मास जो है क्या है, बड़ा है। वही यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अब नॉर्मल मोलर मास जो है वो क्या है, ग्रेटर है, किसके कंपैरिजन में, नॉर्मल मोलर मास के, कब, जब आपका एसोसिएशन हो रहा है तब, ऑलराइट। अब देखो, थोड़ा सा ये अच्छा कंसेप्ट है, यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आपका आई यहाँ पे चेंज हो रहा है, ऑलराइट, कैसे आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, देखना। लेट अस सपोज अपने पास क्या है, केसीएल है, केसीएल है, NaCl है, CH3COOH है, ये किस तरह के टाइप है, ये AB टाइप में कह रहा हूँ, इसको क्या कह रहा हूँ, AB टाइप, या फिर इसको आप कह सकते हो बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। बाइनरी का मतलब 2 नंबर ऑफ आयंस देने वाला है। देखो, ये जब ब्रेक डाउन होगा,
जब आयनाइजेशन होगा तो क्या करेगा, ये ए प्लस देगा और बी माइनस देगा। सो नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशंस में कितना दिया, पहले कितना है, बिफोर आयनाइजेशन कितना है, 1 है, इसलिए हम यहाँ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट कह रहे हैं। लेकिन फाइनली जब आयनाइज हुआ तो सॉल्यूशंस में कितना पार्टिकल दिया, 2 दिया। केसीएल भी वैसे ही करेगा, ये भी 2 देगा आफ्टर आयनाइजेशन। NaCl भी क्या देगा, 2 देगा। CH3COH भी कितना देगा, 2 देगा। देखो यहाँ पे इसका मैंने करके दिखा दिया, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ऑलराइट, नाउ यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपका क्या है, अगर अगर आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, लेट अस सपोज कि वो कैल्शियम क्लोराइड है, क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, या फिर आपके पास जो है वो क्या है, बेरियम क्लोराइड, या फिर मान लो कि आपके पास H2SO4 है, या फिर आपके पास MgCl2 है। ये थोड़ा प्रीवियस वाले से तो अलग है, मतलब टाइप कैसा है, AB2 टाइप है, AB2 टाइप है या फिर A2B टाइप, AB2 या फिर A2B टाइप है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ना। अभी देखो यहाँ पे कैसे ये आयनाइज होंगे। लेट अस सपोज कैल्शियम क्लोराइड आई टेक, ओके, इसका आयनाइजेशन होगा तो क्या आएगा, कैल्शियम का 2 प्लस आयन आएगा प्लस क्लोरीन का माइनस आयन, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2। अगर इसी तरीके से अगर आप H2SO4 देखो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन प्लस और सल्फेट का 2 माइनस, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। देख रहे हो आयनाइजेशन के पहले कितना है, 1 है, एक मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 है, लेकिन जब आयनाइज हुआ तो कितने मोल्स दे रहा है, 2 प्लस 1 दैट इज 3, यहाँ पे भी 3 है। ऑलराइट, इसका मतलब जो AB2 मेरा टाइप है या फिर जिसको हम A2B टाइप कह रहे हैं, दोनों में से कोई भी, देखो यहाँ पे कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, ए वाला A2 प्लस हो गया और बी वाला 2B माइनस हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो 2 है वो इसका है। ऑलराइट, तो 2 प्लस इसके पास चला गया और बी के पास क्या है, माइनस, एक प्लस एक माइनस आयन, लेकिन यहाँ पे बी कितना है, 2 है, तो बी के पास यहाँ पे भी तो 2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है इन दोनों केसेस में कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो सॉल्यूशंस में आ रहे हैं ना फाइनली, वो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3। ऑलराइट, इसी तरीके से अगर आपके पास लेट अस सपोज एल्युमिनियम क्लोराइड है, ठीक है, आयरन क्लोराइड है, फिर आपके पास पोटासियम फॉस्फेट है, ये किसके टाइप है, देखो AB3, AB3, और ये मेरा क्या है, A3B, ये अलग टाइप है, राइट। सो लेट अस सपोज एल्युमिनियम क्लोराइड, अगर ये आयनाइज होगा तो क्या होगा, एल्युमिनियम 3 प्लस प्लस क्लोरीन माइनस, लेकिन यहाँ क्लोरीन 3 है तो यहाँ पे 3, कितने आ रहे हैं पार्टिकल्स सॉल्यूशंस में, 3 प्लस 1 दैट इज 4। लेट अस सपोज FeCl3, ये ब्रेक डाउन होगा, आयनाइज होगा तो क्या होगा, Fe3 प्लस प्लस Cl माइनस, पर यहाँ पे 3 होगा बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन 3 है। सो ये AB3 और A3B क्या कर रहे हैं बेसिकली, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, सो दे आर गिविंग बेसिकली 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दी सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ तक देख लिया, समझ गया आपको, डिसोसिएशंस का सारा एग्जाम्पल था। अब एसोसिएशंस में देखिए क्या हो रहा है, मान लो कि आपके पास एक कंपाउंड है जिसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जब वो एसोसिएट होगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो CH3COOH है, एसिटिक एसिड, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स, और फाइनली क्या करता है, ये डायमर बना लेता है, मैंने आपको दिखाया है प्रीवियस स्लाइड्स में, डायमर बना लेता है तो क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, घट जाते हैं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, हाफ हो गए, दैट इज 1 हो गया। 2 का हाफ करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, यहाँ पे 1 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ ऐसा कंपाउंड है जिसके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अगर वो एसोसिएट होता है तो क्या हो जाएगा, आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना देगा सॉल्यूशन में, 1/n देगा। अगर 2 है तो 1/2 देगा, अगर 3 है तो 1/3 देगा। मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, हाफ हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है। ओके,
ऑलराइट, सो यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गया, राइट। अभी देखो जितना भी आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा है उसमें वेंटर फैक्टर को आप कैसे यूज करोगे। देखो फॉर्मूला में क्या करना है, बस राइट साइड में आपको सिर्फ आई क्या करना है, इंक्लूड करना है। ऑलराइट, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ऑलराइट, एक टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बुक में है, एनसीईआरटी बुक में है, एंड यहाँ से क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है। क्या आता है देखो, बेसिकली ये सॉल्ट है, देख रहे हो, और ये सॉल्ट कैसे हैं, दे आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। KCl, NaCl, MgSO4 और K2SO4 ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या दिया रहेगा कि वेंटर फैक्टर आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, क्वेश्चन में आपको वेंटर फैक्टर नहीं दिया हुआ रहेगा। वेंटर फैक्टर आपको यूज करना है और फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू फाइंड करना है, या फिर कुछ और जो भी फाइंड करने के लिए वहां बोलेंगे। तो वेंटर फैक्टर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो, और कब फाइंड करना है आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा क्या, कि कंप्लीट डी एसोसिएट हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है किसका, जो आपका सोल्यूट है। मान लो कि NaCl कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, तो इसका वेंटर फैक्टर कितना होगा, इसका वेंटर फैक्टर 2 होगा। वाई, NaCl क्या करेगा बेसिकली, Na प्लस Cl माइनस, सो इसका 2 हो जाएगा। इसी तरह KCl का हमने देखा हुआ है वेंटर फैक्टर कितना, 2। MgSO4 का देखो, MgSO4 का यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। MgSO4 क्या हो जाएगा, Mg 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, सो यहाँ पे भी कितना आया, 2 आया। जब ये कंप्लीट डिसोशिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आए, 2 आए, और फॉर्मूले के हिसाब से अगर पुट करोगे तो 2/1 दैट इज 2, सो यहाँ पे वेंटर फैक्टर कितना आया, 2 आया। लेकिन K2SO4 में कितना होगा, K2SO4 में 3 होगा। क्यों होगा ऐसा, यहाँ पे देखो, लेट मी राइट, K2SO4, या फिर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, K2SO4। ऑलराइट, इसको आयनाइज करो आप, डिसोशिएट करो, क्या हो जाएगा, K प्लस, ऑलराइट, SO4 2 माइनस, यहाँ पे पोटासियम 2 है, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। सो कितना आया, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 3 है, तो आई के हिसाब से कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन 3 है, और बिफोर कितना है, बिफोर 1 है। सो कितना आया, आई का वैल्यू 3 आया। सो क्वेश्चन में क्या बोल देगा कि कंप्लीट डिसोशिएट हो रहा है, तो कंप्लीट डिसोशिएट हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा करके देख लेना आयनाइजेशन, और कंप्लीट आयनाइजेशन जब है तो ऐसा करके आप देख लो, फिर यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं। अगर 3 आ रहे तो आई कितना आएगा, 3/1। अगर 2 आ रहा है तो कितना आएगा, आई 2/1, क्योंकि पहले वाले को भी चेक करो, यहाँ पे तो 1 ही है ना। ऑलराइट, सो ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये वाला पार्ट अगर ऐसा रहेगा जहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है, वहां पे आई का वैल्यू वो दे देंगे, देते हैं क्वेश्चन में। लेकिन जहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन मेंशन कर देंगे वहां पे आई का वैल्यू नहीं देते हैं। इसी वजह से ध्यान रखना आप। यहाँ पे मैंने देखो क्या किया, हाईलाइट किया है, ये आई की वैल्यू क्या है, ये आई का वैल्यू तब है जब ये इनकम्प्लीट डिसोसिएशन है, इनकम्प्लीट, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है, तब ये आई का वैल्यू तुमको देना ही देना है। लेकिन जब कंप्लीट डिसोसिएशन है, यहाँ पे देखो हाईलाइट किया मैंने, कंप्लीट डिसोसिएशन है तब आई का वैल्यू नहीं देते। ये आपको यहाँ से सिखा दिया मैंने कि कैसे करते हैं। यहाँ पे हो सकता है सॉल्ट इनमें से कोई और भी आ जाए, इतना सॉल्ट है इसमें से ये चारों में से नहीं रहेगा, कोई और रहेगा। सो आपको पता होना चाहिए कि अपन कैसे इसको एनालाइज करते हैं, तो फिर वहां से आप आई का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में आपके साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।